हाँ, मैं लास्ट वाली स्लाइड दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि जिन स्टूडेंट ने क्लास मिस की है तो वो फिर समझ जाए। तो डबल बैरल क्वेश्चन को कैसे अवॉइड करेंगे? डबल बैरल क्वेश्चन को ऐसे अवॉइड करेंगे कि आपने तो पिछले आपको दिया हुआ था कि इसमें दो एम्प्लॉयज और कस्टमर दोनों के बारे में एक ही सवाल पूछ लिया गया था, तो इसको आप ब्रेक डाउन कर देंगे दो में। ब्रेक डाउन कैसे कर देंगे कि एम्प्लॉयज का अलग से क्वेश्चन बना लिया, कस्टमर्स का अलग से बना लिया, ठीक है। डू यू फील फर्म्स टुडे आर कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉयज, डू यू फील फर्म्स टुडे आर कंसर्न अबाउट देयर कस्टमर्स, राइट। अब आया थे लीडिंग क्वेश्चन में। लीडिंग क्वेश्चन के अंदर क्या है, एक सेकेंड मुझे दीजिए। ओके जी, सॉरी। वो एक्चुअल में हमारे एरिया के अंदर जो है ना, वो दिन में 10 दफा तो लोग मांगने के लिए आता है। आज फिर जुमेरात है, हर किसी का दिल चाहते हैं शोर मचाना। बहरहाल, तो देखें आप, ये लीडिंग क्वेश्चन में क्या होता है कि आप अपने क्वेश्चन की वर्डिंग से लीड करना शुरू कर देते हो। कहता है कि डू यू थिंक ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर ऑयल इज इन्वायरमेंटली अनसाउंड, ठीक है। डोंट यू थिंक ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर ऑयल इज इन्वायरमेंटली अनसाउंड। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ऑफशोर, ऑफशोर मतलब यानी कि समंदर के अंदर, समंदर के बीच में जो ड्रिलिंग की जाती है ऑयल की, बीच में हमारे यहाँ पे भी की जा रही थी लेकिन तेल नहीं निकला, जैसे कि वही वाली, ठीक है ना। और ऑयल इज इन्वायरमेंटली अनसाउंड, के ये इन्वायरमेंटली जो है वो सही नहीं है, इससे इन्वायरमेंट को खतरा होगा हमारे, ठीक है ना। पोल्यूशन हो सकता है, तेल का पानी में फैल जाएगा, समुद्री हयात को नुकसान होगा वगैरह वगैरह, ये सब इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया कि मुझे ये लग रहा था तो मैंने डायरेक्टली सवाल भी ऐसा पूछा, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तो इस तरह ये सवाल नहीं है, ये बल्कि यानी कि अगले बंदे को आप जो है वो क्या कर रहे हो, तो लीड करने की कोशिश कर रहे हो कि वो आपके ओपिनियन से एग्री कर जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाना अलाउड नहीं है, ठीक है। फिर दूसरा, डू यू थिंक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन द मार्केट टुडे इज एज हाई एज इट यूज्ड टू बी 10 years ago, ठीक है। 10 साल से कंपेयर कर दी गई, ऐसा तुम्हें नहीं लगता ऐसा कि यार जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उतनी ही है, तुम्हें लगता है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी उतनी ही है जितनी कि 10 साल पहले हुआ करती थी, ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो लीडिंग क्वेश्चन होते हैं, आप अपना ओपिनियन उसके अंदर डाल देते हो, ठीक है। तो इसको अवॉइड करना चाहिए, इस तरह की लैंग्वेज को। कैसे आप इसको अवॉइड कर सकते हो? इसको अवॉइड करने के लिए देखिए आपके पास एग्जांपल दी हुई है, कहता है the two leading question we saw earlier can be modified for neutrality as follow। अब इसको आपने न्यूट्रल वे में लाना है। भले आप जो भी सोच रहे हो लेकिन आपकी जो बायसनेस है वो कभी भी जो है वो आपके क्वेश्चंस में शो नहीं होनी चाहिए। यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन एज अ न्यूट्रल। न्यूट्रल रे के जो रिसर्चर होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है। अगर रिसर्चर बायस्ड होगा तो फिर हमारे यहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ प्रॉब्लम होते हैं ना, खास तौर से हमारे यहाँ पर जो है वो जब रिसर्च हो रही होती है, स्पेशली रिलीजियस रिसर्च, रिलीजियस के बारे में मोस्ट जो है ना वो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर जो है वो रिलीजियस प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है ना हमारे यहाँ। सेक्टोरियन, जो सेक्टोरियन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो आपने वो भी तो एक किस्म की रिसर्च है, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमारे मतलब एक पर्टिकुलर किसी शख्स को एक पर्टिकुलर मिसाल के तौर पे सेक्ट यानी फिरका का वो है, तो वो क्या ढूंढेगा, वो रिसर्च के हिसाब से ये ढूंढेगा कि जो मेरा ख्याल है वही मुझे मिल जाए, यानी कि जो मैं सोचता हूँ, ठीक है ना, उसका मुझे सबूत मिल जाए। वो ये नहीं सोचेगा कि इस क्वेश्चन का ट्रू आंसर क्या है, बल्कि हमारे यहाँ पर ये सोचा जाता है कि जो मेरा आंसर है उसका मुझे सपोर्ट मिल जाए कहीं से, राइट। इसी वजह से हमारे यहाँ पर जो है वो सबसे ज्यादा फिरकावारियत बढ़ गई है। तो ये हमारे यहाँ मसला है, राइट। तो यू हैव टू बी अनबायस्ड। जब आप रिसर्च कर रहे हो, तहकीक कर रहे हो, आप बिल्कुल ओपन माइंड से करें, ठीक है। लेकिन यू हैव टू बी वेरी मच इन दैट यू मस्ट हैव फर्स्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आपके पास होनी चाहिए, अदरवाइज आप मिसलीड हो जाओ, ठीक है ना। तो ये भी जरूरी है, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हो उसको
पर्टिकुलरली पहले सब्जेक्ट को समझो, फिर उसके ऊपर रिसर्च करो, ठीक है। बहरहाल क्या कह रहा है देखिए आप कि व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ऑफशोर ड्रिलिंग फॉर ऑयल, ठीक है, कि ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल के बारे में आपकी क्या फीलिंग है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट से रिलेटेड। अब आपको ऑप्शन दे देखिए, ऑफशोर ड्रिलिंग इज एनवायरमेंटली साउंड, एक हो गया यानी सही है। ऑफशोर ड्रिलिंग इज एनवायरमेंटली अनसाउंड, कि एनवायरमेंट के लिए सही नहीं है, या नो ओपिनियन, सही है ना। तो ये ऑप्शन आप डाल दिए, तो अब आपका लीडिंग क्वेश्चन नहीं हुआ, राइट। पहले उसमें क्या था कि वो पहले से ही कहता कि वो एनवायरमेंटल पे इम्पैक्ट कर रहा है, ये दिमाग में डाल दो, राइट। तो इसको लीडिंग क्वेश्चन को अवॉइड करने के लिए आपको न्यूट्रल क्वेश्चन बनाना हो, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है, हाउ डू यू फील द क्वालिटी ऑन द प्रोडक्ट टुडे कंपेयर विद द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन द मार्केट 10 years ago। अब इसमें क्या है कि पहले पूछा था कि भाई, पहले इसने क्या पूछा था देखो, आप कहता है कि डू यू थिंक द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑन द मार्केट टुडे इज एज हाई एज इट यूज्ड टू बी 10 years ago। इसने अपना आंसर पहले से ही डाल दिया कि उतना ही हाई है जितना 10 साल पहले हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ पर जो है वो जनरल पूछा कि भाई, हाउ डू यू फील अबाउट द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट के बारे में क्या फील करते हो आजकल की मार्केट को एज कम्पेयर टू द 10 साल पहले की मार्केट। जो भी प्रोडक्ट्स होती थी 10 साल पहले, उनकी क्वालिटी क्या थी, आज की क्वालिटी क्या है, ठीक है, उसको आप कैसे कंपेयर करो, हाई या लो या क्या है वो नहीं बताया, ठीक है। फिर ऑप्शंस में दे दिया आपको कि प्रोडक्ट क्वालिटी इज बेटर नाउ देन 10 years ago, प्रोडक्ट क्वालिटी इज वर्स नाउ देन 10 years ago, प्रोडक्ट क्वालिटी सेम नाउ एज 10 years ago एंड नो ओपिनियन, ठीक है ना। तो हाई है, लो है, जो है, ये कुछ भी आपको जो है वो लीड नहीं किया आंसर के अंदर, आंसर आपको छोड़ दिया इसने। तो वो पहले आपको क्वेश्चन में उसने लीड करके वो हाई की बात कर रहा था, ठीक है, उसको लीडिंग क्वेश्चन। होपफुली देखिए, रिसर्च को समझना कोई इतना भी ज्यादा आसान नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीजों को पढ़ते पढ़ते। लोग बैचलर्स में पढ़ते हैं, मास्टर्स में पढ़ते हैं, पीएचडी तक रिसर्च को पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकली अच्छी खासी रिसर्चेस करने के बाद दे अंडरस्टैंड के किस तरह रिसर्च की जाती है। तो इट्स नॉट दैट इजी सब्जेक्ट, हाउएवर इसको अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट लेंगे तो आपको आहिस्ते आहिस्ते इसमें चीजें समझ में आने लग जाएंगी। होपफुली कि ये जो अभी जो टॉपिक चल रहे हैं वो फिर भी आपके लिए अंडरस्टैंडेबल, राइट। इसके बाद आप देखिएगा था वन साइडेड क्वेश्चंस। वन साइडेड क्वेश्चन में क्या होता है कि पहले से ही आपने जो है वो एक अपना ओपिनियन लीडिंग क्वेश्चन से ही समझ लीजिए कि ये काफी हद तक लीडिंग क्वेश्चन से ही ये सिमिलर होता है, ठीक है ना, सिमिलर टू लीडिंग क्वेश्चन ही होता है ऑलमोस्ट। कि देख लें आप, जैसे कि पहला कह रहा है आपको, डू यू फील फर्म्स टुडे आर कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉइज, क्या आपको लगता है कि फर्म्स जो है वो अपने एम्प्लॉइज के बारे में कंसर्न है आजकल। अब इसने क्या किया, कंसर्न के ऊपर फोकस कर दिया, यस नो नो ओपिनियन, कंसर्न के ऊपर फोकस कर दिया, तो ये वन साइडेड, ठीक है। इसको कैसे अवॉइड करेंगे ये भी आपको बताया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जांपल दे रहा है, वुड यू एग्री और डिसएग्री दैट द डीरेगुलेशन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री हैज बेनिफिटेड कस्टमर। इसमें क्या क्या बेनिफिट के ऊपर इसने फोकस कर दिया, ठीक है, राइट। तो आपको न्यूट्रल रहना है, तो इसके लिए क्या होगा देखिए आप, डू यू फील फर्म्स टुडे आर कंसर्न अबाउट देयर एम्प्लॉइज। तो इसके अंदर अगर आप सिर्फ आंसर्स में ही चेंजेस कर दो तो इजी हो जाएगा कि पहले यस नो की बात की थी, यानी कि इट वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द कंसर्न, लेकिन अब आपको आंसर में ही चेंजेस कर दी कि कंसर्न, अनकंसर्न एंड नो ओपिनियन। तो ये क्या दोनों साइड्स को कवर कर लिया, कंसर्न को भी और अनकंसर्न को, ठीक है सर। जी। सर पहले ऑप्शन से यस और नो, मतलब अगर कोई नो पे टिक करता है तो उसका मतलब भी तो अनकंसर्न ही हुआ ना। जी नहीं, इसमें लैंग्वेज को थोड़ा सा आप देख लें बेटा प्लीज। देखिए आप क्या कह रहा है, देखिए अगर कहता है कि कंसर्न है, ठीक है, कंपनीज को, और कंसर्न कंसर्न ना होना अलग बात होती है और अनकंसर्न होना अलग बात होती है, ठीक है। अनकंसर्न का मतलब ये होता है कि यानी कि बिल्कुल ही कोई वास्ता ही नहीं है यार, ठीक है, बिल्कुल ही कोई वास्ता ही नहीं है, राइट। और कंसर्न और अनकंसर्न या कंसर्न को अगर आपने नो कर दिया
ठीक है ना। कंसर्न को नो करने का क्या मतलब हो गया यहाँ पर कि यार वो इसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे अबाउट एम्प्लॉइज, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट, राइट। दे हैव टू बी कंसर्न बट दे आर नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट। हाउएवर यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम है वो यस या नो का नहीं है, बल्कि ये है कि आपने जो क्वेश्चन पूछा वो सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पूछा, कंसर्न के बारे में, कंसर्न है या कंसर्न नहीं है। लेकिन उसका अपोजिट साइड जो था वो अनकंसर्न भी था। अगर आप उसको क्लियरली मेंशन कर देते तो बिल्कुल ये हो जाता कि आपने सिर्फ कंसर्न और अनकंसर्न के बारे, सिर्फ आपने कंसर्न के बारे में नहीं पूछा बल्कि आपने दोनों साइड्स को जो है वो अकोमोडेट किया है, दोनों चीजों को अकोमोडेट किया है क्लियरली कि कंसर्न और अनकंसर्न दोनों चीजों को अकोमोडेट किया है लैंग्वेज वाइज। ठीक है, होपफुली आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यानी कि किसी एक पर्टिकुलर वर्ड पे अगर आप फोकस कर रहे होंगे तो वो एक साइड है। अगर आप देखें तो अनकंसर्न इज द अपोजिट ऑफ कंसर्न, ठीक है ना। तो आपके पास दो बाइपोलर चीजें हैं, ठीक है, दो अलग अलग एक्सट्रीम्स हैं। कंसर्न एक एक्सट्रीम है और उसके अगेंस्ट में दूसरी एक्सट्रीम क्या, अनकंसर्न होना, ठीक है। तो दोनों एक्सट्रीम को अगर आप मेंशन करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर। इट्स मच क्लियर। दूसरे क्वेश्चन में पूछता है आपके पास कि डू यू फील the deregulation of the airline industry has benefited consumers or has had no impact on the consumers or has hurt consumers। ठीक है, तो फिर आपके पास तीन ऑप्शन इसने खुद ही क्वेश्चन में भी दे दिए और फिर आंसर में भी आपको दे दिया बेनिफिट, नो इम्पैक्ट और हर्ट, ठीक है ना। अब अगर इसी वाले क्वेश्चन को भी आप दोबारा से देख लें तो इसमें भी तो वही चीज है ना ऑलमोस्ट, कि भाई अगर यस कहता है हाँ बेनिफिट किया, नो का मतलब तो नॉट बेनिफिटेड है, राइट। तो इसका मतलब तो नो का मतलब तो ये हो गया कि बेनिफिट नहीं दी, ठीक है ना। तो बेनिफिट नहीं दिया और बात है, ठीक है, और नॉट बेनिफिटेड और बात है कि एक्सप्लिसिटली आपने उस वर्ड को यूज कर लिया। तो एक्सप्लिसिटली जब आप किसी वर्ड को अपने ऑप्शन के अंदर यूज करोगे तो जो सामने वाला है वो वन साइडेड नहीं होगा, उसके पास अदर ऑप्शन भी क्लियरली सामने आ रहा होगा कि बेनिफिट की बात की, हर्ट की बात की, हर्ट का मतलब नॉट बेनिफिटेड ही होता है, ठीक है, या नो इम्पैक्ट भी एक पॉसिबिलिटी थी, तो नो इम्पैक्ट की बात, ठीक है, और नो ओपिनियन कि भाई मेरा कोई ओपिनियन ही नहीं। इसलिए यू हैव टू अवॉइड इट द वन साइडेड क्वेश्चन। इस तरह के अगर आप क्वेश्चन बना रहे हो जिसमें कोई एक पर्टिकुलर जो है वो एडजेक्टिव यूज हो रहा हो तो आप क्या करेंगे कि उसके अपोजिट भी लिख देंगे। तो यस नो के बजाय अगर आप उसके अपोजिट लिख देंगे तो आपको का जो है वो काफी क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद क्या, अनबैलेंस क्वेश्चंस। अनबैलेंस क्वेश्चन में क्या होता है एक्चुअल में कि आप जो ऑप्शंस रख रहे होते हैं उसके अंदर बैलेंसिंग होना जरूरी है, ठीक है। कैसे देखें, पहले कह रहे हाउ इम्पोर्टेंट इज प्राइस टू यू इन बाइंग अ न्यू कार, कि नई कार के लिए प्राइसिंग जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। कहता है मोर इम्पोर्टेंट देन एनी अदर फैक्टर, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट, समवॉट इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, ठीक है ना। इसमें क्या है, इसमें है एक्चुअल में अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस कैसे है वो आपको इस तरह समझ में आएगा जब आप इसको बैलेंस फॉर्म में देखेंगे, ठीक है। अब ये बैलेंस फॉर्म में है, बैलेंस फॉर्म में देख लें, दरमियान में क्या आ रहा है आपके पास, न्यूट्रल आंसर आ रहा है, दैट इज नीदर इम्पोर्टेंट नॉन अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, फिर रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, नीदर इंपॉर्टेंट नॉर अनइम्पोर्टेंट, फिर रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट, वेरी अनइम्पोर्टेंट, ठीक है। तो आपको जो अपने ऑप्शंस बनाने हैं वो बड़े बैलेंस बनाने हैं कि दरमियान में आपके पास न्यूट्रल आ रहा है और दोनों तरफ दो एक्सट्रीम्स आपके पास आ रही हो। ऐसा ना हो कि एक तरफ आपने तीन ऑप्शन ऊपर दे दिए, नीचे दो ऑप्शन दे दिए, तो ये क्या हो जाएगा, अनबैलेंस हो जाएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को अगर आप जरा गौर से देखें अगेन, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे आपको कोई बैलेंस नजर नहीं आ रहा है, आपको कोई न्यूट्रल पॉइंट भी नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। और जो नेगेटिव वाली साइड है उसमें सिर्फ आपको एक नजर आ रहा है, अनइम्पोर्टेंट, बाकी सारे पॉजिटिव वाली साइड पे नजर आ रहे हैं। समवॉट इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट ये भी पॉजिटिव है, एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ये भी पॉजिटिव है, और मोर इम्पोर्टेंट देन अदर फैक्टर्स ये भी पॉजिटिव है, अनइम्पोर्टेंट सिर्फ एक नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। जबकि यहाँ देखें आप तो नीदर इम्पोर्टेंट नॉट अनइम्पोर्टेंट बीच में आ गया, पॉजिटिव साइड पे रिलेटिवली इंपॉर्टेंट, फिर इससे ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट, नेगेटिव साइड पे रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट, वेरी अनइम्पोर्टेंट। तो आपको बैलेंस भी करना होता है, ठीक है, एक साइड पे आपको नहीं करना फोकस, ठीक है। होपफुली यू गॉट इट।
नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा जी, एक्सप्लिसिट अजम्पशंस के साथ अगर कोई क्वेश्चन है इसको अवॉइड करना चाहिए, इसमें कोई अजम्पशंस एक्सप्लिसिटली डाली हुई होती है तो उसको आप जो है वो नहीं एंटरटेन करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है देखें आप, आर यू फेवरेबल, कहते हैं आर यू फेवरेबल, इंडिफरेंट और अनफेवरेबल टुवर्ड अ 10% इंक्रीज इन सिटी टैक्सेस, फेवरेबल, इंडिफरेंट, अनफेवरेबल। ठीक है, फिर इस क्वेश्चन को कैसे इंप्रूव किया, आर यू फेवरेबल, इंडिफरेंट और अनफेवरेबल टुवर्ड अ 10% इंक्रीज इन सिटी टैक्सेस टू रिपेयर पॉट होल्स इन द सिटीज स्ट्रीट। ठीक है, तो ऊपर वाले में क्या है कि जो है वो इम्प्लिसिट अजम्पशन, इसके अंदर ये अज्यूम कर लिया गया था कि जो टैक्सेस का इंक्रीज किया गया है तो अज्यूम कर लिया गया कि लोग ये समझ जाएंगे कि ये पॉट होल्स को इम्प्रूव रिपेयर करने के लिए जो 10% इंक्रीज किया गया है ये लोग खुद ही समझ लेंगे। तो हो सकता है कि आपके रिस्पोंडेंट के पास प्रॉपर नॉलेज ना हो, तो इसलिए आपको इम्प्लिसिटली अज्यूम नहीं करना कि इसको पता होगा, इसलिए आपको क्लियरली वो चीज़ मेंशन करनी चाहिए। तो इसमें फिर इसको जब रिवाइज किया तो क्लियरली इसको मेंशन कर दिया, राइट, के ये अजम्पशन थी पहले वाले क्वेश्चन में, अज्यूम किया गया था कि 10% टैक्सेस किस काम के लिए यूज, तो उस अजम्पशन को क्लियरली यहाँ पर मेंशन कर दिया ताकि समझ में आ जाए कि किसके बात हो रही है, किस पर्टिकुलर इंक्रीज की बात हो रही है, उसका मकसद क्या था। ठीक है, इम्प्लिसिट अजम्पशंस जो भी है तो उसको अगर आप क्लियरली बता देंगे तो इजी हो जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपके पास, डू यू थिंक कॉफी while watching football, baseball and so on? Do you drink coffee while watching football, baseball and so on? ठीक है, आप फुटबॉल बेसबॉल वगैरह देखते हुए क्या कॉफी पीते हैं? तो इसको रिवर्ट किया गया, इसको रिवर्ट कैसे किया गया, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डू यू ड्रिंक कॉफी? ठीक है, बॉल गेम्स, अटेंडिंग बॉल गेम्स, अटेंडिंग स्पोर्ट इवेंट्स, ठीक है, वॉचिंग बॉल गेम्स, वॉचिंग स्पोर्ट्स इवेंट्स अदर देन बॉल गेम्स। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखें अटेंड करना और बात होती है, वॉच करना और बात होती है। वॉचिंग का मतलब होता है टीवी पे वॉच कर लेना, अटेंड का मतलब होता है ग्राउंड में जाके अटेंड करना। ग्राउंड में जाके अटेंड करते वक्त कॉफी पीना और बात है, टीवी पे देखते हुए कॉफी पीना और बात है। ठीक है ना, क्योंकि वो घर में होता है बंदा। तो अगर मिसाल के तौर पर मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कर रहा हूँ, मुझे कॉफी बेचनी है, ठीक है, ग्राउंड्स के अंदर, स्टेडियम्स के अंदर कॉफी बेचनी है, वहाँ पे स्टॉल्स लगाने हैं, तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि डू यू ड्रिंक कॉफी व्हाइल वाचिंग फुटबॉल, बेसबॉल वगैरह, राइट। तो अब अगर जो शख्स घर में बैठ के टीवी देख रहा है वो कहता है यस, मैं कहूँगा हाँ यार इतने लोगों ने यस कहा है, इसका मतलब मुझे स्टॉल लगाना चाहिए। बाद में पता चला कि ज्यादातर लोग वो थे जो घर में बैठे टीवी पे देख रहे होते, उन्होंने यस कहा। ठीक है ना, और मुझे तो स्टॉल लगाना था ग्राउंड में, तो फिर गलत हो गया ना, मसला गड़बड़ हो गया। ठीक है, तो इसलिए इम्प्लिसिटली अज्यूम नहीं करना चाहिए कि मैंने अज्यूम कर लिया कि ये सारे के सारे जो मैं वॉच की बात कर रहा हूँ ये सारे ग्राउंड में जाके वॉच कर रहे हूँ। ठीक है, तो इसलिए आपने उसको प्रॉपरली मेंशन कर दिया आंसर्स के अंदर कि अटेंडिंग बॉल गेम्स, अटेंडिंग स्पोर्ट इवेंट्स अदर देन बॉल गेम्स और वॉचिंग ऑन द टीवी, इन सबको अलग अलग कर दिया ताकि लैंग्वेज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो लैंग्वेज को क्लियर करना जरूरी है। अच्छा जी, गार्डिंग अगेंस्ट एरर्स, एरर्स हो जाते हैं, इसको गार्ड करना है। हाउ ऑफन डू यू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट? ठीक है, ब्रेकफास्ट में कितना, मतलब कितनी मरतबा भाई तुम एग खा लेते हो? कहता है फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर। ज्यादा खा लेता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ, कभी कभार खा लेता हूँ, या नहीं खाता अंडे। ठीक है, अब इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, आपने इसके अंदर ये मेंशन ही नहीं किया कि आपने सिर्फ ये मेंशन कर दिया कि ब्रेकफास्ट में अंडे खाते हुए नहीं खाते। ठीक है, इसको अगर आप किसी टाइम वगैरह से लिमिट कर देते, कोई ड्यूरेशन वगैरह से लिमिट कर देते तो अच्छा हो जाता, यानी क्लियर आंसर आ जाता। ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली और नेवर से ही सिर्फ आपका काम नहीं बनेगा, उसको रिवर्ट करना पड़ेगा। कैसे?
ऑन एवरेज हाउ मेनी डेज पर वीक डू यू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट? कि भाई हफ्ते में कितने दिन तुम अंडा खाते हो ब्रेकफास्ट में? समझ आ गई बात? ऑन एवरेज। तो जो बंदा रोज खाता हो कहेगा एवरीडे, 5 से 6 दिन खाता होगा, 3 से 4 दिन खाता होगा, 1 से 2 दिन खाता होगा, या 1 से भी कम दिन, यानी कि किसी वीक में खाता ही नहीं होगा, किसी में खाता होगा तो 1 से कम दिन हो गया, लेस देन 1 डे, या फिर कभी नहीं खाता होगा ब्रेकफास्ट में अंडा, राइट? तो इसलिए पिछले क्वेश्चन जो था उसमें देखिए बहुत ही अनक्लियर था। हाउ ऑफन डू यू ईट एग्स फॉर द ब्रेकफास्ट? फ्रीक्वेंटली, ओकेजनली, रेयरली, नेवर। लेकिन उसके मुकाबले में अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत क्लियर क्वेश्चन है कि ऑन एवरेज हाउ मेनी डेज पर वीक डू यू ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट। ठीक है, इसको काफी क्लियर कर दिया गया। यहाँ तक होपफुली कोई इशू नहीं है। हम इंशाल्लाह जो है वो थर्टी 38 तक पढ़ेंगे हम, ठीक है ना? यानी कि ये हमारी लास्ट स्लाइड है। बाकी इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। क्या कहते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू यू टिपिकली इन्वेस्ट योर लिक्विड एसेट्स? लिक्विड एसिड आपको पता है, ठीक है? लिक्विड एसिड आप अपने कहाँ पर जो है वो इन्वेस्ट करते हो? जो क्वेश्चन पूछ गया, इंश्योर्ड अकाउंट्स, स्टॉक मार्केट, इंश्योर्ड अकाउंट्स एंड स्टॉक मार्केट, अदर अकाउंट्स। ठीक है, ये क्या है? ये आपके जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, ठीक है, राइट? क्योंकि इसमें आपने देखें क्या पूछा कि आपने इंश्योर्ड अकाउंट्स, स्टॉक्स, दो ऑप्शन होगा, तीसरा इंश्योर्ड अकाउंट्स एंड स्टॉक्स और अदर अकाउंट्स। ठीक है, तो इसलिए इस तरह के जो आपके क्वेश्चन हो इसको आप जो है वो, ठीक है, लिक्विड एसिड है तो लिक्विड एसिड क्या होता है, इसकी जगह पे आप यानी कि इस तरह कर सकते थे कि कैश वगैरह कहाँ पे रखते हो। तो इस तरह की मतलब यानी कि जो टर्मिनोलॉजीज वगैरह होती हैं इसको भी थोड़ा सा आपको जो है वो क्या करना पड़ता है कि बताना पड़ता है, क्योंकि आप जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हो फाइनेंस का या अकाउंटिंग का एक्सपर्ट नहीं होगा, उसको नहीं पता होगा लिक्विड एसिड क्या है या क्या नहीं है, तो आप उसको जनरल वर्ड्स में पूछ सकते हो। ठीक है, of the total number of miles you drove during the past month, approximately what percentage was travel in the driving to and from work? dash percent। कि भाई जितना आप पिछले महीने में जितनी माइल्स आपने चलाया था गाड़ी को अपनी, तो अंदाजन आपने कितने परसेंट जो है वो ट्रेवल किया होगा अपने घर से काम और काम से घर पे आने में। बाकी जगहों पे भी गए होंगे, लेकिन जॉब पे जाते हो, जॉब से आते हो, तो इसमें कितना परसेंट तुमने यूज किया होगा? ये क्या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है कि पहले तो वो सोचेगा अच्छा भाई मैंने पिछले महीने में कितना माइल ड्राइव किया था, फिर उसमें से अंदाजन जो है वो मैं घर से आने में और घर से जाने में इतना करता हूँ, तो टोटल का इतना परसेंटेज हो गया। तो ये बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो नॉन टेक्निकल बंदा होगा, वो कहेगा यार ये मुझे किस मसले में फंसा दिया आपने, वो मैथमेटिक्स और फिजिक्स को इन्वॉल्व कर दिया आपने इसके अंदर। तो इसलिए सिंपल इसके अंदर क्या होगा कि आप ये कह देते हैं कि यार अप्रोक्सीमेटली आप कितना जो है वो टोटल आप कितना ड्राइव करते हो, और घर से आने में यानी कि पूरे महीने में टोटल आपने कितना ड्राइव किया। और फिर दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ लेते कि घर से आने जाने में कितना ड्राइव करते हो, परसेंटेज खुद ही कैलकुलेट कर लेते। ठीक है, तो वो इजी हो जाता, आपने सारा काम उसके ऊपर डाल के उसको बेचारे को परेशानी में डाल दिया, वो कहेगा मुझे आंसर ही नहीं देना, राइट? तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास सीक्वेंसिंग ऑफ क्वेश्चन है, तो ये बिल्कुल एक नई चीज स्टार्ट हो रही है, लेआउट से रिलेटेड है, राइट? जिसको इंशाल्लाह हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, होपफुली जो आपको समझाया गया है आप की समझ में आ गया होगा। और स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो यू कैन आस्क मी। यस स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन?